हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं सारे प्रश्नों को पढ़ाऊंगा। बच्चों, ये ऐसे प्रश्न हैं कि इनके आने की संभावना बोर्ड एग्जाम में 100% है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इनको तैयार कर लीजिए। तो समझ लो कि आपका हिंदी में 70 में से 20 नंबर तैयार हो गया। ठीक है, अगर आप इन 50 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपका जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय आता है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुविकल्पीय इससे ज़्यादा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लो। आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर के पेपर में से 20 आपका बहुविकल्पीय आता है और 50 नंबर प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आता है। तो 20 नंबर आपका यहाँ पक्का हो जाएगा। और जो 50 नंबर बचता है बच्चों, इसमें क्या कुछ पढ़ना है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिंदी में क्या चीज़ आप पढ़ो कि आपका ये भी 50 नंबर कन्फर्म हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो हमारे 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको अभी से तैयार कर लेते हैं। चलिए, तो आपका देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कालावधि है, यानी शुक्ल युग की जो काल अवधि है वो क्या है। तो आपके पास देखो बच्चों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, तथा घ नंबर है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो इस तरीके से आपके पास हर प्रश्न के चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चार विकल्प रहेंगे और सही विकल्प पे हमें टिक करना है और उसे ओएमआर सीट में फिल करना है। तो बच्चों, जो शुक्ल युग की अवधि है, काल अवधि, वो 1919 से 1938 ईस्वी तक है, यानी आपका ऑप्शन ग करेक्ट है और इस पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, मैं बिंदी रख दे रहा हूं, ऐसे आप समझ जाइए। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका है कृति। ठीक है, कृति, कृति का मतलब क्या होता है, रचना। तो जो रचना या कृति है, कंकाल, उसके लेखक हैं। ठीक है, तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों, कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यानी आपका ऑप्शन का करेक्ट है और इस पे हम लोग टिक कर देंगे ऑप्शन का पे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। रस मीमांसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो बच्चों, रस मीमांसा जो विधा है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी आपका ऑप्शन का करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही शुक्ल युग का, ठीक है, प्रवर्तक माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी आपका ऑप्शन का करेक्ट है, सही है और इस पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं, यानी चिंतामणि की रचना किसने की है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। तो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि की रचना की, तो आपका ऑप्शन ग सही है और इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर हम लोगों ने 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ा था। तो जो पंच परमेश्वर है, इस कहानी के लेखक हैं, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल या फिर राजेंद्र यादव। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और आपका ऑप्शन खा सही है और हम लोग इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन खा पे। प्रश्न संख्या 7 देखो बच्चों। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, यानी जो उपन्यास आपका है भूले बिसरे चित्र, उसके लेखक हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, यशपाल या फिर वृंदालाल वर्मा। तो बच्चों, भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, आपका ऑप्शन खास सही है और इस पर टिक कर देंगे। सारे बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है बच्चों, इनको तैयार करते रहिए। ठीक है, ये आपको 20 नंबर दिलवाएंगे बोर्ड एग्जाम में और इन्हीं में से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है
अब शुक्ल युग था, उसके बाद जो शुक्लोत्तर युग है उसकी समय सीमा है 1938 से 1980, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या फिर 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो बच्चों शुक्लोत्तर युग जस्ट शुक्ल युग के बाद शुरू हुआ, यानी 1938 में शुक्ल युग समाप्त हुआ, तो 1938 से 1980 तक शुक्लोत्तर युग, यानी आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। कलम का सिपाही के लेखक हैं, यानी जो आप कलम का सिपाही सिपाही है, इसके लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी ईशा अल्लाह खां, या फिर बैद्यनाथ मिश्र। तो बच्चों इसके लेखक हैं अमृत राय, और आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, यानी लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों इसके लेखक हैं मोहन राकेश, यानी आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 11 देखो। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यानी भगवत शरण उपाध्याय ने किस निबंध की रचना की है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो बच्चों इन्होंने जो है भगवत शरण उपाध्याय जी ने ठूठा आम नामक निबंध की रचना की है। आपका ऑप्शन का सही है, और इस पे टिक कर देंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी इन्होंने लिखा है, और ये आपका ऑप्शन का सही है, और इस पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है। गुनाहों का देवता रचना विधा है, यानी जो गुनाहों का देवता है बच्चों किस प्रकार की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी। तो बच्चों गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, और ये आपका ऑप्शन ठीक है खा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में रीत काल की काल अवधि है, यानी चार ऑप्शन आपके पास है, चार विकल्प, और पूछ रहा है इसमें से रीत काल की काल अवधि कौन सी है? तो 1643 से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, या फिर 1843 से आज तक। तो बच्चों रीत काल की जो काल अवधि है वो 1643 से 1843 ईस्वी तक है, यानी आपका ऑप्शन का सही है, और इस पे हम लोग टिक करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? ठीक है, साकेत महाकाव्य जो है बहुत बड़ी कविता, उसकी रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, नागार्जुन। तो बच्चों साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की, आपका ऑप्शन का सही, और इस पे टिक कर देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 16 है। बिहारी किस युग के कवि हैं? बहुत बार ये प्रश्न आता है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल, और ठीक ठीक है, फिर या आधुनिक काल। तो बच्चों बिहारी जो है वो रीति काल के कवि हैं, आपका ऑप्शन खा सही है। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? यानी जो प्रयोगवाद था उसकी दो प्रमुख विशेषताएं बताना है। तो पहला है घोर वास्तविकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज तथा यथार्थवादी चित्रण, या फिर नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण। तो बच्चों आपका ऑप्शन खा का और खा दोनों सही है, तो आप दोनों में से किसी एक पे टिक करोगे तो सही माना जाएगा, तो आप खा पे ही टिक कर दो, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्न में से छायावाद युग का कवि है, यानी छायावाद युग के कवि कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल, या फिर कुतुबन। तो बच्चों छायावाद युग के कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, यानी आपका ऑप्शन का सही है, और इस पे टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। यामा के रचयिता का नाम लिखिए, यानी यामा। बच्चों तो यामा की रचना आप लोगों ने पता है महादेवी वर्मा ने की थी, और इस रचना के लिए इन्हें ठीक है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला गया था। तो इसके लेखिका कौन है? इसके रचनाकार महादेवी वर्मा, यानी आपका ऑप्शन खा सही है, और इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 20 देखो बच्चों। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? यानी जो छायावाद युग है उसकी प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण, या फिर रीति ग्रंथों का निर्माण। तो बच्चों छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति जो है वो श्रृंगार और प्रेम वेदना है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है, और इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 21 देखो। वह अब न रहा, ठीक है, यानी ये दुख प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं वह अब न रहा।
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, यानी ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे जो है विस्मय बोधक, विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा रहे तो समझ जाओ विस्मयवाचक वाक्य है, यानी आपका ऑप्शन ग सही है। ठीक है, ये आपका हिंदी व्याकरण से सारे प्रश्न अब हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। ठीक है, अध्यापक द्वारा को जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो बच्चों को कर्मवाच्य होता है। तो देखो यहाँ पूछ रहा है वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कारणवाच्य। तो बच्चों जब काम किसी के द्वारा होता है या फिर काम करने वाले का पता ना हो तो हमारा वाक्य कर्मवाच्य होता है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है, क्योंकि काम यहाँ अध्यापक के द्वारा हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे अब आते हैं। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो उपसर्ग आप जानते हैं ना, ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका पूरा अर्थ परिवर्तित कर दे। तो निर्जन, तो इसमें नी, नीर, ना पर छोटी की मात्रा या फिर निर। तो बच्चों निर जो है ना, ये लगा है हलंत, ये आपका निर इसमें उपसर्ग है। ठीक है, चलो दूसरा है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी जो अनादर शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। अन, अनु, आ या फिर बड़ा आ। तो बच्चों इसमें अन है। ठीक है, अन शब्द जो है उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 25 को देखो। गंगा यमुना का समास विग्रह है, यानी जो गंगा यमुना शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंग धन यमुना या फिर यमुना गंगा। तो बच्चों इसका समास विग्रह होगा गंगा और यमुना, यानी आपका ऑप्शन का सही, और इस पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 26 देखो ध्यान से। सप्त ऋषि का समास विग्रह है, यानी सप्त ऋषि, सप्त का मतलब सात और ऋषि, तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा ऋषियों का समाहार, सात ऋषियों का समूह, सप्ते धन ऋषि या फिर सात सिंधुओं का समूह। तो बच्चों ये सात ऋषियों के समूह को बोलते हैं सप्त ऋषि, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। अगर सप्त ऋषि का विग्रह करेंगे तो सात ऋषियों का समूह होगा। अगले प्रश्न को देखो। सुख दुख में समास है, यानी सुख दुख में कौन सा समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी या फिर द्वंद्व। तो बच्चों जब एक दूसरे के शब्द जो है अपोजिट हों और साथ में आए हों तो वो द्वंद्व होता है, यानी आपका ऑप्शन घा सही है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखो। तालाब शब्द का तत्सम रूप है, तालाब शब्द है ना, इसका तत्सम रूप क्या है। समुद्र, झील, तड़ाग या फिर महासागर। तो बच्चों तालाब शब्द का तत्सम होगा तड़ाग, यानी आपका ऑप्शन गा सही है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल रूप होते हैं। तो तड़ाग मीन्स क्या होता है, तालाब। ठीक है, ये संस्कृत शब्द है तो ये तत्सम है। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। बादल शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी इनमें से बादल के पर्यायवाची कौन है। पीलांक सस्य या फिर तड़ित चपला, तो ये तो बिजली का है। अम्बुद पयोद, देखो अम्बुद, देखो अम्बुद पयोद। ठीक है, नीरद आखिरी शब्द में जो दा है, दा अक्षर लगाओ तो समझ जाओ कि वो बादल की जो है पर्यायवाची। तो आपका ऑप्शन गा सही है। ठीक है, घा वृष्टि बौछारी वर्षा के हैं, ये भी नहीं, यानी आपका ऑप्शन गा सही है। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखिए ध्यान से। राज्ञी, ठीक है, राज्ञी शब्द का तद्भव है, यानी राज्ञी जो है तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा। रानी, वांदी, दासी या फिर रागिनी। तो बच्चों रानी जो है राज्ञी का क्या होगा, तद्भव होगा, यानी रानी का तत्सम क्या होता है, राज्ञी। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न 30 जो है रानी शब्द जो है सही ऑप्शन है, और इस पर टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। ठीक है, शब्द, ठीक है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी जो सुहाग शब्द है ये तद्भव है तो इसका तत्सम रूप क्या होगा। स्वामी, सुहागा, सौभाग्य या फिर दुर्भाग्य। तो बच्चों सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा सौभाग्य, यानी आपका ऑप्शन गा सही है, और इस पे टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखो ध्यान से। प्रश्न संख्या 32। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, यानी जो धनुष होता है उसका पर्यायवाची क्या है। अस्मि, कुलिस, कोदंड, पवि। तो बच्चों धनुष को कोदंड भी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन गा सही है, और धनुष का पर्यायवाची कोदंड होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखो। मछली का पर्यायवाची है मछली। ठीक है, मछली का पर्यायवाची क्या है। द्विज, मीन, रसना, मूढ़। तो बच्चों मछली को मीन भी कहते हैं संस्कृत में, तो ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, मीन, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। प्रश्न संख्या 34।
तद, ठीक है, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप है। ठीक है, क्या है? तद जो है पुल्लिंग शब्द की चतुर्थी विभक्त का एक वचन का रूप है। क्या होगा तद का एक वचन रूप? तस्य, तस्य, तौ, तयो। तो बच्चों तस्य होगा एक वचन रूप, तद शब्द का पुल्लिंग तस्य होगा, चतुर्थी विभक्ति। चलिए अगले प्रश्न को देखो ध्यान से। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यानी गंगा शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? तो भागीरथी, बच्चों भागीरथ लाए थे गंगा को, तो इसका एक नाम भागीरथी भी है। सुर सरिता, यानी अपने सुर में अपने लय में बहती हुई सरिता नदी को भी गंगा कहते हैं। देव नदी, देवताओं की नदी भी बोलते हैं गंगा को, यानी कालिंदी, कालिंदी शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न देखो, सोना शब्द के पर्यायवाची हैं हेम, हिरण्य, सारंग, कुरंग, केतु, पताका, अमी, अमे। तो बच्चों सोना को हेम या फिर हिरण्य बोलते हैं। गांव देहात में अभी भी इसको हिरण्य कहते हैं ना, कि कोई हिरंज पागे। तो इसका मतलब ये आपका सोने का यानी कीमती वस्तु का पर्यायवाची, आपका ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 37 को देखो बच्चों ध्यान से। शुभाशुभ में समास है, शुभाशुभ में समास क्या है? तत्पुरुष, दिगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारा है। तो शुभ और अशुभ दोनों शब्द साथ में आए हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक दूसरे के अपोजिट शब्द एक साथ आते हैं तो हमेशा वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ग सही है। प्रश्न संख्या 38 देखो, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी जो उपदेश उपदेश शब्द है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अप, उप, आ या फिर बड़ा? तो बच्चों इसमें उप शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी आपका ऑप्शन खा सही है। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विषय करुणा एन चितई जान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बच्चों इन पंक्तियों में बच्चों सोरठा छंद है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे टिक करेंगे। हम मात्राओं को गिन लेते हैं, ठीक है, और हमें अगर छंद की परिभाषा सबकी याद है तो हम मात्राओं को गिन के और बता देंगे कौन सा छंद है। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखो, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बच्चों इन पंक्तियों में रोला छंद है, यानी आपका ऑप्शन का सही है। ठीक है, अब मात्राओं को गिनना मैंने सिखा दिया है, आप मेरी जो है पहले की वीडियो में देख सकते हो और आप छंद आसानी से पहचान पाओगे। चलिए प्रश्न संख्या 41 को देखो, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा जो है अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास? तो बच्चों इसमें उपमा अलंकार है, यानी आपका ऑप्शन का सही खा सही है। प्रश्न संख्या 42, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर यमक? तो बच्चों इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 43 को देखो, नाना नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समास निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुबाहु। ठीक है, तो ये जो है पंक्ति, इस पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो करुण रस, विभत्स रस, हास्य रस। तो बच्चों नाना नाना वाहन नाना वैसे भी हंसी का बोध हो रहा है, तो हास्य रस है, यानी आपका ऑप्शन गा सही है और इस पर टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना इनमें से क्या है? ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या फिर छड़दा? तो बच्चों इनकी रचना है युगवाणी और इस पे टिक करेंगे, ऑप्शन खा करेक्ट है इसमें। प्रश्न संख्या 45 को देखो, यशोधरा रचना है, यानी यशोधरा किस प्रकार की रचना है? ठीक है, यशोधरा रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो बच्चों यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, आपका ऑप्शन घा सही है और इस पे टिक कर देंगे। तो 45 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, यानी जो छत्रसाल दशक है उसके रचनाकार कौन है? बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास या फिर भूषण? तो बच्चों इसके रचनाकार हैं भूषण, यानी आपका ऑप्शन घा सही है और इन पे टिक कर देंगे। प्रश्न संख्या 47 को देखो ध्यान से, नीड़ का निर्माण फिर वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है?
निबंध है, कहानी है, आत्मकथा या फिर उपन्यास है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो बच्चों ये एक आत्मकथा है, यानी आपका ऑप्शन गा सही है और इस पे टिक करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 48 को देखो। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, डायरी या फिर कविता है। तो बच्चों सूरज का सातवां घोड़ा एक उपन्यास है और हम ऑप्शन खा पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखो। हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी जो हंस पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो बच्चों हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, यानी आपका ऑप्शन का सही है और इस पर टिक करेंगे। ठीक है। अब अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर प्रश्न संख्या को। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, यानी ये जितने कथन दिए गए हैं बच्चों इनमें से कोई एक ही सही है, उसे पहचान कर लिखिए, यानी उस पर सही का टिक लगाइए। तो देखो ध्रुव स्वामिनी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, तो बच्चों ये आत्मकथा, ये भी सही नहीं है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, ये ऑप्शन एकदम सही है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा। तो क्या कह रहा था प्रश्न कि इनमें से जो वाक्य सही है उसको लिखिए, यानी उस पर टिक कीजिए। तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है और हम लोग इस पर टिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे हम लोगों ने तैयार कर लिया है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है बच्चों। इन 50 प्रश्नों को तैयार कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ऑप्शनल में, ऑब्जेक्टिव में, हिंदी में इन 50 प्रश्नों को तैयार कर लो, बोर्ड परीक्षा में आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। और इसमें हिंदी में आपको और क्या पढ़ना है इसकी इम्पोर्टेंट, ठीक है, निबंध और उसके साथ साथ पत्र लेखन, ठीक है, संस्कृत खंड के गद्य पद्य और उसके साथ साथ जीवन परिचय, मैं अगली वीडियो में, ठीक है, कंबाइन जो है आपका एमसीक्यू और, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ एक साथ डाल दूंगा। बस हिंदी आप उतना ही पढ़ लो, आपका 70 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। बेल आइकान को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।